हेलो वेलकम मैं सुमरा सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर नज़र डालते हैं कि जो एम्स नॉसेट के प्रीवियस क्वेश्चन पर पेपर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली तो हम ये देखते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो। तो जो हमें इमेज दिख रही है वो ये जो हमें इमेज है वो किस चीज़ की है, क्या आइडेंटिफाई कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है टीनिया कॉर्पोरस, बैड सोर, स्टीम वन या फिर फ्लेम वर्म। तो फ्लेम वन अलग होता है, अगर बैड सोर का शाइन जो होता है वो भी आपने अगर देखा होगा डिफरेंट होता है। तो ये है टेनिया कॉर्पोरस, यहाँ में देखने को मिल रहा है इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। ये एक फंगल इन्फेक्शन भी के अंदर आता है। तो जो टेनिया कॉर्पोरस है वो फंगल इन्फेक्शन के अंदर आता है। राइट आंसर इज टेनिया कॉर्पोरस। तो इसका जो हमें इमेज देखने को मिल रहा है ये साइन है टेनिया कॉर्पोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, गैस्ट्रिक लावेज इज प्रोसीजर डन टू वॉज और इरिटेट दैट। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, गैस्ट्रिक लावेज इज प्रोसीजर डन ऑफ वॉश ऑफ द। जो गैस्ट्रिक लावेज वो प्रोसीजर है डन कहाँ किया जाता है, वॉश क्या किया जाता है, गैस्ट्रिक लावेज की बात कर रहे हैं। तो ये सीधे से सीधा आंसर है, गैस्ट्रिक लावेज स्टोमक में ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टोमक। यूनरी ब्लैडर, रेक्टम, यूरेथ्रा का तो कोई रोल ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टोमक। गैस्ट्रिक लावेज इज प्रोसीजर डन ऑफ वॉश और इरिटेट द स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फ्लूइड कॉज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम शेल टू प्लाज्मा। तो इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच फ्लूइड कॉज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेल टू प्लाज्मा में शिफ्ट जो सॉल्यूशन करता है, जो फ्लूइड है वो कौन सा फ्लूइड है, किस कारण से सेल टू प्लाज्मा यहाँ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा में यहाँ पर शिफ्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है विच फ्लूइड कॉज शिफ्टिंग टू फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। तो सेल टू प्लाज्मा में शिफ्ट कर रहा है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं, इट मेंटेन टेम्परेचर, ये तो राइट है, कंगारू मदर्स केयर से टेम्परेचर मेंटेन होता है। हेल्पफुल इन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। इट इंक्रीज द एफिनिटी बिटवीन मदर एंड बेबी या फिर बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, ये भी बढ़ाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर बेनिफिट्स कंगारू मदर केयर के देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बिडाल टेस्ट इज डन इन द डायग्नोसिस ऑफ। बिडाल टेस्ट जो होता है वो किस लिए किया जाता है, रोमैटिक फीवर, हे फीवर, एंट्रिक फीवर या फिर डेंगू फीवर। तो एंट्रिक फीवर जब आ जाता है तो कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। एंट्रिक फीवर इट्स कॉल्ड टाइफाइड फीवर भी हम इसे बोलते हैं। तो जो बिडाल टेस्ट किया जाता है वो एंट्रिक फीवर का पता करने के लिए या फिर टाइफाइड फीवर का पता करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही ईजी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएट विथ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से जुड़ा है या फिर टॉक्सिसिटी से यहाँ पर रिलेट करता है। तो इसका राइट आंसर है हाइपोकैलिमिया। इसका राइट आंसर क्या है, हाइपोकैलिमिया। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं, हाइपर नाइट्रीमी, हाइपर नाइट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, बट यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है इस एसोसिएट विथ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोकैलिमिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेंट हैज़ अंडरगोन फॉर वीपी वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट सर्जिकल प्रोसीजर ऑन द असेसमेंट, हाउ विल यू असेस द साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। एक इन्फेंट है वो बीपी या फिर वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है उसका, या फिर वो करवा रहा है, मतलब उसका हो रहा है,
ऑन द असेसमेंट हाउ विल यू असेस द साइन ऑफ इंक्रीज ICP, मतलब कैसे असेस करेंगे उसे, कैसे असेस करना है कि यहाँ पर ICP क्या है, बढ़ा है, मतलब ICP जो है इंक्रीज है, कैसे पता चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर देख रेस्पिरेशन देखकर पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ICP इंक्रीज है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका जो है ICP इंक्रीज है। ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, एंटीरियर फॉन्टेनल असेसमेंट या फिर यूरिन आउटपुट। तो देखिए अगर हम ICP का पता करते हैं, अगर ICP बड़ा है तो हम किससे पता करेंगे, एंटीरियर फॉन्टेनल असेसमेंट से ही हम पता कर सकते हैं कि ICP का जो हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है या फिर उसमें जो भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है या फिर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पूछा है असेस द साइन ऑफ इंक्रीज ICP, तो इसका जो असेस हम कैसे करेंगे, एंटीरियर फॉन्टेनल असेसमेंट के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन वन पेशेंट। तो ये तो बहुत इजी आंसर है, इसमें पार्कलैंड फॉर्मूला बताया है कि फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन वन पेशेंट। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट 4 ml इंटू VSA इंटू वेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो पार्कलैंड फार्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमें फार्मूला याद रखना है। हमें कई तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 4 ml इंटू BSA इंटू वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो ये भी देखिए बहुत ही ईजी है, इसका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, कोमाटोस पेशेंट, पल्मोनरी एडिमा, अस्थमा या फिर ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अगर आपने ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला का अलग से लेक्चर भी यहाँ पर डला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोजीनस डिप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। अगर एंडोजीनस डिप्रेशन की बात करें तो एंडोजीनस डिप्रेशन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑटोनोमस डिप्रेशन, रिएक्टिव डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन या फिर यूनिपोलर डिप्रेशन। राइट आंसर इज ऑटोनोमस डिप्रेशन। एंडोजीनस डिप्रेशन और ऑटोनोमस डिप्रेशन दोनों एक ही हैं। एंडोजीनस डिप्रेशन को हम ऑटोनोमस डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, तो ये हमें ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के कारण ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ड्यूरिंग अ लंबर पंचर। तो लंबर पंचर के लिए आइडियल पोजीशन क्या होती है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन के अंदर आता है, बट हमें ध्यान देना है जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, मतलब जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। lateral recumbent position with knee flexed, supine position, lateral position with extra pillow under the head या फिर फॉलो पोजिशन। देखिए सुपाइन और फॉलो पोजिशन तो हमने सोच लिया कि नहीं है ये, क्योंकि इस पर समझ में आ रहा है कि लंबर पंचर के लिए दोनों हो ही नहीं सकता, बट कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला लैटरल रिकमेंड एंड लैटरल पोजिशन तो दे रहा है, बट यहाँ पर लिखा पोजिशन विथ नी फ्लेक्स्ड, बट नीचे लिखा है एक्स्ट्रा पिलो अंडर द हेड। एक्स्ट्रा पिलो अंडर द हेड हम नहीं रख सकते क्योंकि हमें लंबर पंचर करना है, इसे लैटरल रिकमेंड पोजिशन देना होगा विथ नी फ्लेक्स्ड के साथ। तो राइट आंसर होगा क्या, फर्स्ट लैटरल रिकमेंड पोजिशन विथ नी फ्लेक्स्ड लंबर पंचर का होगा। अब नेक्स्ट देखिए गिव द करेक्ट फॉर 5 स्टेट ऑफ डेइंग पर्सन। अब देखिए यहाँ पर हमें डेइंग पर्सन का 5 जो स्टेजेस हैं वो हमें बताना है। तो अगर आपने पढ़ा है तो इसका भी हम बता सकते हैं। तो देखिए एंगर तो आएगा नहीं, तो एंगर से स्टार्ट तो होगा ही नहीं, एंगर डिप्रेशन बार्गेनिंग नो। डिनाइल से हो सकता है, डिनाइल डिप्रेशन बार्गेनिंग एंगर एक्सेप्टेंस, डिप्रेशन डिनाइल एंगर बार्गेनिंग एक्सेप्टेंस, डिनाइल, देखिए डिनाइल एंगर बार्गेनिंग डिप्रेशन एक्सेप्टेंस। ये लास्ट वाला हमें थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि फर्स्टली क्या होगा, डिनाइल होगा, देन उसके बाद एंगर होगा, देन बार्गेनिंग होगा, ये स्टेजेस हैं। फिर उसके बाद क्या हमें देखने को मिलेगा, डिप्रेशन, देन उसके बाद आएगा एक्सेप्टेंस। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, डेइंग पर्सन की जो 5 स्टेजेस हैं वो हमें देखने को मिलती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस ना। पहले क्या होगा, क्योंकि डिप्रेशन के बाद फिर एक्सेप्टेंस एक लास्ट प्रोसेस होता है, यहाँ पर फिर एक्सेप्ट भी कर लेता है जो भी डिप्रेशन में होता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा। देखते हैं हम आगे। तो राइट आंसर इज फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तो ये हमारा हो जाता है डेइंग पर्सन की स्टेजेस। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। विच कंडीशन इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन पेरिटोनियल, मतलब किस कंडीशन में डिफाइन करेंगे कि पेरिटोनियम इन्फ्लामेशन है। ड्यूडेनाइटिस, कोलाइटिस, पेरिटोनाइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस। तो देखिए यहाँ पर लिखा पेरिटोनियम में, तो पेरिटोनियम में है तो स्पष्ट हमें देखने को मिल रहा है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, इसे हम बोल सकते हैं पेरिटोनाइटिस। राइट आंसर इज थर्ड, पेरिटोनाइटिस। यहाँ पर हमें स्पष्ट यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन caring for a 3 days old neonatal who is receiving phototherapy to treat jaundice, the nurse in charge would accept to do which of the following। तो इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि कोई एक पेशेंट है, 3 day ओल्ड न्यूनेटल है, वो फोटोथेरेपी रिसीव कर रहा है, मतलब फोटोथेरेपी उसमें चल रही है, मतलब वो जॉन्डिस वाला पेशेंट है, जॉन्डिस ट्रीटमेंट के लिए उसे फोटोथेरेपी चल रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द नर्स इन चार्ज वुड एक्सेप्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नर्स इन चार्ज है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, वो मतलब उसका प्रायोरिटी क्या होगी, उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है चार्ज वुड एक्सपेक्ट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, उसे क्या करना चाहिए या फिर वो क्या करने की अपेक्षा करेगी, मतलब उसे लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। टर्न द न्यूनेटल एवरी 6 आवर, मतलब नवजात शिशु को हर 6 घंटे में पलटे। या फिर इनकरेज द मदर टू डिसकंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, या माता को स्तनपान बंद करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। या फिर नोटिफाई द फिजिकल इन द स्किन बिकम ब्रॉन्ज इन कलर, यदि त्वचा का रंग कुछ भी काष्ठ जैसा हो जाए तो चिकित्सकों को सूचित करेगी। या फिर चेक द वाइटल साइन एवरी 2 to 4 आवर। तो राइट आंसर होगा उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि जो 2 से 4 घंटे में उसका वाइटल साइन चेक करना होगा। तो राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। आफ्टर बर्थ जो है ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, विद इन 2 आवर, विद इन हाफ आवर, 1 सेकेंड डे, 1 सेकेंड डे, या फिर आफ्टर 1 वीक। तो देखिए यहाँ पर 2 आवर लिखा है, हाफ आवर लिखा है, बट यहाँ पर ये कंडीशन नहीं बताई गई है कि सिजेरियन सेक्शन में या फिर नॉर्मल। अगर सिजेरियन सेक्शन होता तो हम सिजेरियन पर जोर डालते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। तो इसका हाफ आवर होता है, अगर 1 आवर होता तो हम 1 आवर पर राइट आंसर करते, बट यहाँ पर लिखा विद इन हाफ आवर, क्योंकि अगर डिलीवरी होती है, नॉर्मल बेबी बर्थ होता है, तो उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की जाती है हाफ एन आवर में स्टार्ट की जाती है। इसी के अपोजिट अगर सिजेरियन सेक्शन होता तो इसमें 2 घंटे होता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ओनली यहाँ पर लिखा है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। तो हम यहाँ पर अगर सिजेरियन सेक्शन लिखा होता तो हम सिजेरियन पर जोर डालते, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो हम विद इन हाफ आवर राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द रेशियो ऑफ लंग इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इज। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन का जो चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर जो रेशियो है 1:3 होगा। यहाँ पर लिखा रेशियो लंग्स इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, तो इसका रेशियो होगा 1:3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज़ एन इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। तो इसे भी ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया, क्रॉन्स डिसीज,
कुशिंग डिसीज़, क्रॉनिक हार्ट फेलियर या फिर एंड स्टेज रीनल डिसीज़। तो राइट आंसर इज एंड स्टेज रीनल डिसीज़। तो रिस्क कब बढ़ जाता है हाइपरकैलेमिया का? इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया किस कंडीशन में? एंड स्टेज रीनल डिसीज़ की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन इन एन इन्फेंट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन ब्रीथ शुड बी। तो मतलब यहाँ पर बोला गया है रिसक्सिटेशन इन इन्फेंट का जो रेशियो है चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन ब्रीथ है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1, 1:3, 3:1 या फिर 5:1? राइट आंसर इज 3:1, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्फेंट का पूछा है, यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन ब्रीथ दोनों का ही रेशियो पूछा है। बट उसके पहले हमने कुछ और क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर सिर्फ उसमें हमने चेस्ट कंप्रेशन देखा था, बट यहाँ हमें चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ वेंटिलेशन ब्रीथ का भी यहाँ पर रेशियो बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विथ C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज एज ग्रेटर रिस्क फॉर। अगर किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो उससे रिस्क किस चीज़ का बढ़ जाता है, किस चीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? न्यूरोजेनिक शॉक का, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ का, पैरालाइटिक इलियस का या फिर स्ट्रेस अल्सर का? तो देखिए C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ध्यान दीजिएगा, C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो इस कंडीशन में उसे रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ मतलब रेस्पिरेटरी श्वसन संबंधी यहाँ पर उसे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अ क्लाइंट विद C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, C4 स्पाइनल कॉर्ड बोला है क्योंकि, तो इससे रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होगा वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर रेस्पिरेटरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा व्हाट कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न इज। तो देखिए यहाँ पर बोला है द माइक्रोब्स दैट इज यूजली अ पार्ट ऑफ नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा। तो देखिए इसमें बोल रहा है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वेजाइनल फ्लोरा का नॉर्मल पार्ट होता है, बट न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूबॉर्न बेबी का मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है। तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा होता है मतलब एक पार्ट होता है, बट वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूबॉर्न बेबी को मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है? तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हमें ध्यान हमेशा रखना होगा। देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉरिनेबैक्टीरियम स्पेसिस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेप्लोकोकस एपिडर्मेटाइटिस। तो राइट आंसर होगा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि वेजाइनल फ्लोरा, नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा का पार्ट होता है, बट जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है। तो राइट आंसर इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा राइट आंसर 3, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। अब नेक्स्ट है, अ प्रेग्नेंट वुमन डायग्नोज सीवियर एनीमिया, HB जो होगा लेस देन 3 ग्राम पर DL विल बी ट्रीटेड बाय। प्रेग्नेंट वुमेन है उसका सीवियर एनीमिया है, मतलब जो हीमोग्लोबिन है 7 ग्राम पर DL से भी कम है, तो उसे एडवाइस क्या देंगे? एडवाइस टू टेक फूड रिच इन आयरन एंड विटामिन C, एडवाइस टू टेक आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, या फिर पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन, या फिर एडमिनिस्टर्ड आयरन IM इंजेक्शन। फर्स्ट है OD फॉर 1 मंथ। राइट आंसर इज पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन। तो इसका जो होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ग्राम से भी लेस है, हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर DL से भी लेस है और वो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, तो यहाँ पर पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन पर जोर दिया है, तो ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।